Good morning, dear students. Today we will discuss chapter 3 of class 7, Our Changing Earth. So let's start. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. जो lithosphere होता है that is the outer part of the crust earth surface is broken down into a number of plates. जब ये बहुत सारे नंबर्स में ये टूट जाता है तो इस प्लेन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये हर साल कुछ मिलीमीटर हर साल जो है मूव करती हैं स्लोली. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. और ये क्यों हिलती हैं, क्यों मूव करती हैं प्लेट्स? ड्यू टू मोल्टन मैग्मा की जो अंदर हलचल होती है इनसाइड अर्थ, उसकी वजह से. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. बच्चों ये साइड में एक्टिविटी है, ये आप पढ़ लीजिएगा. और इसी के बेस पे ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मोल्टन मैग्मा की कैसे मूव करता है सर्कुलर मैनर में. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पे हलचल होती है, चेंजेस आते हैं. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज दैम. और अर्थ मूवमेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं कि जो फोर्सेस की वजह से ये कौन कौन से मूवमेंट्स आएंगे. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. जो फोर्स इंटीरियर अर्थ के अंदरूनी हिस्से में आएंगे उसको क्या बोलेंगे? एंडोजेनिक फोर्सेस. एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. और बच्चों जो अर्थ के सरफेस पे जो फोर्सेस होंगे उनको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो आप समझ गए, एंडोजेनिक मीन्स इनसाइड द अर्थ और एक्सोजेनिक मीन्स आउटसाइड द अर्थ, यानी कि ऑन द सरफेस. सो हियर इज द डायग्राम. इट इज़ डिवाइडेड अर्थ मूवमेंट्स. एंडोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और एक्सोजेनिक में फोर्सेस में क्या क्या होता है. तो आइए थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, इसमें अगर सडन फोर्सेस हैं तो कौन कौन से हैं? जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड्स, ठीक है. और एक ये हो गया डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स. एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी केव्स, ग्लेशियर्स. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं कुछ सडन मूवमेंट्स, और दूसरे समय में क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्लो मूवमेंट्स. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी जो सडन मूवमेंट्स होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया सडन, भूकंप जो आ गया, या फिर ज्वालामुखी जो है, इन सब से क्या होता है? मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है. कहाँ पर? अर्थ के सरफेस पे. ठीक है बच्चों. मूव टू द नेक्स्ट पेज. नाउ अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. बच्चों यहाँ पर एक वॉल्केनो की पिक्चर दी हुई है और आपको पता ही होगा वॉल्केनो ऐसे इरप्ट होता है. वॉल्केनो के एक वेंट है, ओपनिंग है, जो ये ऊपर दिखा रखा है, एक मुहाना है इन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, जिस रास्ते से, जिस ओपनिंग से मोल्टन मैग्मा जो है वो एकदम से अचानक से निकलता है. यहाँ पे वर्ड ओरिजिन भी एक बार आपको समझा देते हैं. यहाँ पे एंडो, जैसे मैंने अभी समझाया आपको, एंडो प्लस जेनिक तो एंडोजेनिक बन गया, एक्सो प्लस जेनिक एक्सोजेनिक बन गया. सो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट. और जो सरफेस है
अर्थ का, पृथ्वी का, वो वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। और जो वाइब्रेशन जो है, जो हलचल हुई है, मूवमेंट हुई है, वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती है पूरे अर्थ में। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। अब जहाँ से इसका उद्गार हुआ है, जहाँ से उद्गम हुआ है इस अर्थक्वेक का, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है, फोकस बोलते हैं उसे। तो आपकी ये एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज़ फोकस। तो योर आंसर शुड बी द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और बच्चों, जहाँ से, जो अंदर से जहाँ से ये अर्थक्वेक आया उसको तो फोकस कहते हैं, लेकिन जहाँ पे ये अर्थक्वेक का सेंटर बना है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। सो दीज टू डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रैवल करता है बाहर की तरफ एपिसेंटर से वेव्स के रूप में, तरंगों के रूप में। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। और जितना भी डैमेज, जो ज़्यादा नुकसान होता है, वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर एपिसेंटर होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जितना एपिसेंटर से दूरी होती जाएगी, उतना ही अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का पिक्चर दे रखा है। हियर इज़ द एपिसेंटर, प्लेट बाउंड्रीज एंड सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। और ये साइड में बच्चों एक दे रखा है, डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स वेव्स, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, L waves or surface waves. You can try, you can find out these waves, what type of these waves. So in next page, you can see here as a picture that describes the destruction caused by an earthquake in Gujarat. Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized and we are prepared beforehand. अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अचानक से आ रहा है, सडनली आ रहा है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को हम निश्चित ही तौर पे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम इससे पहले तैयारी कर लें तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animals' behavior. Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. अभी हम अर्थक्वेक को तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस के पुराने मेथड्स हैं कुछ जो लोकली पीपल द्वारा बताए गए हैं। जैसे हम एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी की है, तो उसमें क्या पता चलता है अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उससे फिश जो हैं पॉन्ड्स में वो एजिटेटेड हो जाती हैं, स्नेक्स बाहर आ जाते हैं सरफेस पे। तो हियर इज़ अ पेपर कटिंग अर्थक्वेक का केस स्टडी, अर्थक्वेक हिट्स भुज। You can go through it. This is the activity. Here we can see seismograph, a picture of seismograph. An earthquake is measured with the machine called a seismograph. हम जिस earthquake को जिससे मशीन से नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. अब जो उसका मैग्नीट्यूड है, कितने लेवल पर वो अर्थक्वेक आया है, तो उसे क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर अर्थक्वेक 2 रिएक्टर स्केल पे तो बहुत कम आपको फील होगा। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब अर्थक्वेक अगर 5 के रिएक्टर स्केल पे होगा तो आपको क्या लगेगा, कुछ डैमेज चीज़ों के गिरने से हो सकता है। A 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर 6 है मैग्नीट्यूड या उससे ज़्यादा है तो बहुत कंसिडर किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। एंड 7 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, और 7 को मेजर अर्थक्वेक में कैटेगराइज किया जाता है। अ सीस्मोग्राफ हियर इज़ अ मशीन। नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस।
अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमारी क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हम कहाँ पे शरण लें अगर अर्थक्वेक एकदम आ जाता है तो हम क्या करें। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, आप एक किचन काउंटर के नीचे छिप सकते हैं। टेबल और डेस्क, किसी टेबल डेस्क के नीचे। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल्स, या फिर किसी कॉर्नर या वॉल्स के नीचे भी आप छिप सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, और हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। फायर प्लेसेस, जहाँ पर कोई आग के स्थान होंगे, अग्नि स्थान होंगे, वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनीज के अराउंड भी हमें नहीं रहना चाहिए। विंडोज़ दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, और हमें विंडोज़ जो हिल रही हैं, उनके मिरर्स हैं या पिक्चर फ्रेम्स, ताकि वो गिर जाएं और हमें नुकसान पहुंचेगा, उससे अच्छा हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently, और आपको इस बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी चाहिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो कैसे कोई डिज़ास्टर इस प्रकार का हो तो उसको फेस कर पाए। सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। मेजर लैंडफॉर्म्स, अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या होते हैं। The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. अभी लैंडस्केप जो है वो कंटिन्यूसली किन चीज़ों से होते हैं, वो दो प्रोसेस से होते हैं, वेदरिंग से और इरोजन से। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या है बच्चों, वेदरिंग है जो अर्थ के सरफेस पे किन्हीं रॉक्स का टूटना, बिखरना, टूटना, उसको वेदरिंग कहते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। और इरोजन क्या है, कटाव। कटाव किस चीज़ का, लैंडस्केप का। वो डिफरेंट एजेंट से होता है, उसमें एजेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे वाटर, पानी है, हवा है, और बर्फ़। The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. अब जो eroded material है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट किया गया है वाटर से, हवा से, पानी से, और इवेंचुअली उसको डिपोजिट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसी प्रोसेस से, जो इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस है, यही इसी के द्वारा क्रिएट किया जाता है लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस पे। नाउ लेट्स रीड अबाउट वर्क ऑफ अ रिवर। अब नदी का क्या काम है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब जो रनिंग वाटर है रिवर में, बहता हुआ पानी क्या करता है, लैंडस्केप को इरोड करता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जब कोई रिवर बहुत स्टीप एंगल पे, यानी कि बहुत तीखे एंगल पर और एक बहुत हार्ड रॉक पर अगर गिरती है तो वो एक डाउन बहुत स्टीप वैली फॉर्म करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, झरना। ये एक वाटरफॉल की पिक्चर दी है बच्चों। एंड हेयर आर द फैक्ट्स अबाउट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे बीच में पूछे जा सकते हैं कि हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है, तो आंसर इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. So move to the next. As the river enters the plain, अभी नदी की जो ट्रैवल आपको बता रहे हैं, तो अभी नदी कहाँ पर आ गई है, प्लेन्स में। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, meanders क्या होते हैं, then I will explain you now। कि जब रिवर प्लेन्स में एंटर हो रही है, जब वो ट्विस्ट और टर्न्स फॉर्म करती है, ट्विस्ट और टर्न करती है, मुड़ती है और इधर उधर बहती है, गोल बना रही है, तो वो क्या फॉर्म करती है, लार्ज बेंड्स फॉर्म करती है, और इन्हीं बेंड्स को हम क्या कहते हैं, meanders। So here are the features made by a river in a floodplain. So the ends of the meander loop come
क्लोज़र एंड क्लोज़र। अब जो एंड होते हैं मेंढर लूप के वो और नज़दीक और नज़दीक आते चले जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंढर लूप cuts off from the river and forms a cut off lake, also called an oxbow lake। और इसी बीच में क्या होता है, मेंढर लूप्स जो होते हैं वो कट्स ऑफ हो जाते हैं रिवर से और क्या बना लेते हैं, वो एक कट ऑफ लेक बना लेते हैं और इन्हीं लेक्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। और कुछ कभी कभी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, अपने किनारों से ओवरफ्लो हो जाती है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। तो इस ओवरफ्लो होने से क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है। ओवरफ्लो अगर बैंक्स हो गए तो वो पानी आसपास के एरिया में चला जाता है। एज इट फ्लड्स इट deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks। तो बच्चों क्या होता है कि अगर वो ओवरफ्लो हो गया पानी तो क्या हो जाता है, उसके आसपास नेबरिंग एरियाज़ में फ्लड आ जाता है। और जैसे ही फ्लड आया ये जो डिपॉजिट हो जाते लेयर्स आसपास में, फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। along its banks, इसके किनारों पर सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। अब जो आसपास की जो ज़मीन है जहाँ पर फ्लड आ गया, फ्लड प्लेन्स जो तैयार हो गए हैं वो फ्लैट फर्टाइल हो जाते हैं, उर्वरक हो जाते हैं। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और जो उठे हुए भाग होंगे किनारे इसके रिवर के, उनको क्या कहते हैं, लीव्स। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है समुद्र की तरफ तो उसकी स्पीड कम और बहुत कम होती चली जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अभी जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ रही है तो उसके बहुत सारे भागों में वो बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे भागों में। तो इन स्ट्रीम्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड। अब वो इतनी स्लो उसकी स्पीड हो जाती है कि वो अपने जो लोड अपने साथ लेकर आई है नदी, वो वहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, जमा करना शुरू कर देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना एक मुंह होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। और जो सेडिमेंट का कलेक्शन होता है, जितने भी स्ट्रीम्स आए हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनके माउथ से जितना भी सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है तो वो एक क्या बना लेते हैं, डेल्टा। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ डेल्टा। सो नेक्स्ट, वर्क ऑफ सी वेव्स। तो आइए बच्चों आप पढ़ते हैं सी वेव्स का क्या काम है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो इरोजन, जो कटाव है, और जो जमाव है, डिपोजिशन है सी वेव्स का, ये किसको जन्म देता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स से, जो किनारे पर लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सी वेव्स हैं, जो लहरें हैं समुद्र की, वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, स्ट्राइक करती रहती हैं रॉक्स पे जो किनारे पे बनी हुई हैं। क्रैक्स डेवलप। अब उन चट्टानों में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। अब वो क्रैक्स जो क्या होते हैं टाइम के साथ बहुत बड़े और बहुत चौड़े हो जाते हैं। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। अब उस रॉक्स में क्या होते हैं, खोखले एक गुफा नुमा होलो लाइक केव्स फॉर्म हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड सी केव्स। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, सी केव्स। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्स, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। अब जैसे ये कैविटीज़ बड़ी और बड़ी और बहुत बड़ी हो जाती हैं तो इनके ऊपर बस छत बच जाती है। तो ऐसी छत जो बच जाती है केव्स की, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सी आर्चेस। Further erosion breaks the roof and only walls are left। अब जो इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, तो वो क्या करता है, रूफ को भी काट देता है और फिर सिर्फ वॉल्स बच जाती हैं। These wall like features are called stacks। और इन वॉल्स लाइक फीचर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैक।
द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और जो एकदम खड़ी रॉकी कोस्ट है उस पर जो उठा हुआ ऑलमोस्ट वर्टिकल खड़े तौर पर सी लेवल पे, सी के ऊपर वाटर में, इसको क्या बोलते हैं हम? सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो डिपॉजिट करती रहती हैं सेडिमेंट्स को किनारों पर, और ये क्या बना देते हैं? बीचेस। नाउ वी विल लर्न अबाउट वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below। तो बच्चों अभी हम ग्लेशियर्स, आइस के बारे में पढ़ते हैं। जो ग्लेशियर्स हैं वो बर्फ़ की नदियां हैं जो कि इरोड करती हैं लैंडस्केप को बार बार सॉइल और स्टोन को खोदने के साथ साथ। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज। अब ग्लेशियर्स क्या करते हैं? क्या बना देते हैं? गहरे, बहुत गहरे, खोखले, गहरे। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। अब जो ग्लेशियर के द्वारा जो बनाए गए खड्डे हैं उन गड्ढों में आइस जो है मेल्ट हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? पानी बन गया। और वो जितने भी ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए हैं लैंडफॉर्म्स तो वो पानी से भर जाते हैं, तो इस तरीके से वो लेक्स बन जाती हैं माउंटेन्स में। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड। जो मटेरियल ग्लेशियर द्वारा लाया गया है, रॉक्स जैसे बड़ी रॉक्स, छोटी रॉक्स, और सैंड और सिल्ट, तो ये क्या होता है? वहाँ पे जमा हो जाता है। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। और इन्हीं डिपॉजिट के द्वारा क्या बनाया जाता है? ग्लेशियल मोरेन्स। हियर इज अ पिक्चर ऑफ ग्लेशियर बच्चों, यू कैन सी दैट। मूव टू द नेक्स्ट पेज। वर्क ऑफ विंड। अब हवा का क्या काम होता है? हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या कभी आपने डेजर्ट गए हो? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आप वहाँ पर सैंड ड्यून्स की पिक्चर देख सकते हैं। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। अब जो रेगिस्तान है जहाँ पर रेत है वहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन का जो है मेन एजेंट कौन होता है? हवा। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। अब डेजर्ट्स में आप क्या देख सकते हैं? रॉक्स देख सकते हैं, मशरूम की शेप में होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब जो हवाएं क्या करती हैं? वो लोअर सेक्शन को, रॉक की जो लोअर सेक्शन है उसको इरोड कर देती हैं बजाय ऊपर वाले हिस्से के। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। इसलिए ऐसी रॉक्स का जो है टॉप तो वाइडर हो जाता है लेकिन जो बेस होता है वो बहुत नैरो होता है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another। और जब हवा चलती है बच्चों तो ये ट्रांसपोर्ट कर देता है सैंड को एक जगह से दूसरी जगह। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures। और जब ये रुक जाती हैं तो सैंड फॉल्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक लो हिल की शेप में आ जाता है। These are called sand dunes। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? Sand dunes। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances। अब जो सैंड के जो ग्रेन्स हैं जब वो बहुत फाइन और बहुत हल्के होते हैं, जो हवा इनको अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाती है। When such sand is deposited in large areas, जब यही सैंड जो है लार्ज एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? लोज। लार्ज डिपॉजिटेड ऑफ फ्लूज इज़ फाउंड इन चाइना। और ये बहुत लार्ज लोज जो कहाँ पे पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। थैंक यू।